नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं जिशान आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजारीबाग में पोस्टमार्टम में देरी पर सड़क पर बैठे विधायक, अस्पताल गेट पर हंगामा। धनबाद में आरोग्य दूतों का सम्मान, बच्चों के स्वास्थ्य भविष्य की मजबूत पहल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रामनवमी जुलूस में हाई टेंशन तार की चपेट में 7 घायल। भट्ट मुड़ना गांव में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, परिवार में मातम। धनबाद के भूली हॉल्ट के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी, ट्रेन हादसे की आशंका। खबरों की शुरुआत करेंगे हजारीबाग की खबर से। हजारीबाग में पोस्टमार्टम में देरी को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला है। जी हां, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेट के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी मौके पर जुटे रहे। मामला कटकम सांडी के गोदखर गांव निवासी रामकुमार साव की मौत से जुड़ा है, जिनकी रामनवमी जुलूस के दौरान धारदार हथियार से हमले में मौत हो गई थी। विधायक ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद समय पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनुकुल पूर्ति ने देरी के लिए जिम्मेदार चिकित्सक पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ है। तो देखिए, ये हजारीबाग से खबर है, जहां अस्पताल गेट पर समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि रामनवमी के दिन एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां मुखिया के भाई को धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई थी। और इधर विधायक धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सुबह 8 बजे से खुद है, उसके बाद भी डॉक्टर नहीं आता है। सदर अस्पताल का जो भी स्थिति देखते होंगे, पुलिस अधीक्षक से भी बात कर लिए, डीसी साहब से भी बात किए, सिविल सर्जन से बात हुआ, सुपरिटेंडेंट से बात हुआ। आ रहे हैं, रोज दिन का इन लोग का डरा है। और मजबूर होकर हम टाइम दिए हैं कि 5-10 मिनट अगर और नहीं आता तो बॉडी लेके हम लोग मेन रोड में बैठेंगे। जब इन लोग पोस्टमार्टम करने में सक्षम ही नहीं है और ये सदर अस्पताल पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। यहाँ डॉक्टर लोग सिर्फ जो भी पोस्टमार्टम करते हैं पैसे कमाने में लगे हुए हैं, किस तरह से किससे कितना पैसा वसूला जाए, कि शराब नहीं पिया हुआ तो LIC में मिलेगा, इस तरह का झूठ मूठ करके पब्लिक को प्रताड़ित करते हैं। ये लोग का पुराना डर्रा हो गया और लाखों रुपया ऐंठने का काम कर रहे हैं। आरोप के साथ आरोप जो लग रहा है उसका साक्ष्य मिलने पर डॉक्टर पे कार्रवाई होगा। मैं भी लिख रहा हूँ। आज जो डॉक्टर लेट किए हैं उस पर आज का ड्यूटी के बाद। सहयोगी रुपेश हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रुपेश, जानकारी चाहेंगे। एक मामला रामनवमी के दिन देखने को मिला, धारदार हथियार से मुखिया के भाई की हत्या कर दी गई। विधायक अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं धरने पर, क्योंकि वक्त पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या कुछ जानकारी फिलहाल? जी, रामनवमी के नवमी जुलूस निकाली गई थी कटकम सांडी ब्लॉक के गोदखर गांव में, जहां पर लोग अपने जो पारंपरिक हथियारों से खेल कर रहे थे। इसी बीच जो मुखिया के भाई हैं उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद वह उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जिसके बाद वह पूरी तरह से वहां पर उसे अस्पताल ले आया जाता है, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वहां पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, जिस कारण से वहां के लोगों में आक्रोश फैल जाता है। जो विधायक है वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इसकी जानकारी जब और लोगों को पहुंचती है तो वो भी वहां पर भड़क कर वहां पहुंचते हैं। जी, जानकारी ये भी चाहिए था कि जिन्होंने हत्या की, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? अचानक से इस तरह से किसी शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर देना, क्या कोई पुरानी रंजिश या फिर इस मामले में कुछ और जानकारी मिली है आपको? जी, ये पुरानी रंजिश ही की मामला सामने आ रहा है। जैसे स्थानीय लोग और लोग बता रहे हैं कि रामनवमी का जो समय होता है वो लोग आपसी रंजिश को भी धारदार चीजों से उसको खत्म करने का, या फिर अगर आपसी लड़ाई होती है तो लोग ये भी साफ तौर पर कहते हैं कि रामनवमी को इसका बदला भी ले लिया जाएगा। हो सकता है इसी कारण से वो उस जुलूस में उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। हालांकि इसके बाद जब वो पोस्टमार्टम के लिए वहां पर सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां भी उनके परिजनों से
काफी परेशानी की जाती है। लेकिन अगर बात करें तो वहां की उनके परिजनों का और लोगों का यह साफ तौर पर आरोप भी रहता है कि डॉक्टर तो लेट आते ही है, साथ में परिजनों से पोस्टमार्टम के एवज में एक मोटी जो पैसे की भी वसूली की जाती है वहां के पोस्टमार्टम के डॉक्टरों के द्वारा। जी, यानी दो मामला है यहाँ पे। एक तो पोस्टमार्टम के लिए पैसों की वसूली की जाती है, और ऐसे मामले में भी जब वहां पर विधायक की एंट्री हो गई, विधायक खुद कह रहे धरने पर बैठकर कि वक्त पर होना चाहिए था पोस्टमार्टम, ताकि बाद की जो क्रिया है वो किया जा सके। लेकिन पोस्टमार्टम में भी देरी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वाकई झारखंड के अलग अलग अस्पतालों में जहां पोस्टमार्टम होते हैं इसी तरह से परिजनों से पैसे की डिमांड की जाती है कि पोस्टमार्टम के बदले आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे? बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर उठता है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। धनबाद के भोली हॉल्ट के पास शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे ट्रैक के नजदीक एक अज्ञात शख्स का शव बरामद किया गया है। प्रारंभिक आशंका है कि युवक किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। शव पर गंभीर चोट के निशान नजर आए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ के साथ स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। भूली स्टेशन के पास में मिला है, ओवरब्रिज के नीचे में। क्या हुआ था? कोई नहीं, कोई मालगाड़ी को रिपोर्ट किया स्टेशन मास्टर को कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है भूली रेलवे हॉल्ट के पास में। और फिर स्टेशन मास्टर हमको सूचना दिया, गए भूली ओपी प्रभारी को फ़ोन किए कि सर ऐसा बात है, उनको वो अपना आदमी भेजें गश्ती गाड़ी उठाए बॉडी पोस्टमार्टम करवाने के लिए। चोट कहाँ लगा? माथा में चोट लगा है, दाहिना साइड में, दाहिना हाथ कट गया है, यहाँ से कट के लटक गया है और आँख दाहिना आँख अंदर घुस गया है। ट्रेन से लगा? हाँ। क्या हुआ? कोई मालगाड़ी कोई मार दिया है। कब मारा? रात में? नहीं, सुबह में। सुबह में 5 बजे, 5 बजे का घटना है, 4:45 बजे का। अज्ञात है क्या? ये लवारी सब ये अज्ञात है, इसका शव की पहचान नहीं हो पाया है। उधर देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कोकाहरजोरी में नए पुलिस पिकेट का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने किया। इस मौके पर सीडीपीओ अशोक कुमार, जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार और देवीपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एसपी ने कहा कि नए पिकेट के शुरू होने से इलाके में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण होगा और आम लोगों को त्वरित पुलिस सहायता मिल सकेगी। यहां एक सब इंस्पेक्टर और 2 एसआई की तैनाती की गई है जिससे 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो है थोड़ा सा हम लोगों ने मिला करके बनाया है। इन थाना क्षेत्रों से जो यह एरिया है काफ़ी दूर पड़ता है, इस कारण से लोगों को काफ़ी दूरी तय कर अपने समस्याओं को थाना जाकर के बताना पड़ता है। इसी को लेकर के इन तीनों थाना क्षेत्र के एरिया को मिला करके हम लोगों ने इस जगह विकसित किया है। यहाँ भी अस्थायी रूप से एक पिकेट बना है जिस पिकेट पे लोगों की समस्याओं को सुनने का हम काम करेंगे। यद्यपि जो प्राथमिकी है प्राथमिकी संबंधित थाना में ही दर्ज की जाएगी। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस अस्थायी व्यवस्था को स्थायी करें और लोगों की जो समस्या है जितना उनके क्लोज जा करके हम लोग उसका निराकरण कर सकें, वही एक प्रयास। सर ये सेवा 24 घंटे मिलेगी सर? निश्चित रूप से यहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई रहेगा और हम लोग यह सुनिश्चिट करेंगे कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसका निपटारा यहाँ से हो सके। नई व्यवस्था है, शुरुआत में कुछ समस्या निश्चित रूप से आएगी तो उसको धीरे धीरे हम लोग आप लोगों से फीडबैक हम लोग को प्राप्त होगा, उसके माध्यम से। कितने पुलिस बलों की तैनाती रहेगी सर? अभी यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है, 2 इधर धनबाद के मिश्रित भवन में शनिवार को विद्यालय स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के तहत जिले के आरोग्य दूतों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 11 प्रखंडों के 55 विद्यालयों से जुड़े 110 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया। ये शिक्षक बच्चों के बीच स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कक्षा 6 से 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जिनके लिए एनसीईआरटी द्वारा मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा, डीईओ अभिषेक झा, स्वास्थ्य विभाग और C3 एनजीओ की टीम मौजूद रही। सभी ब्लॉक के 5 शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को जिनका की स्वास्थ्य सजग करने में छात्रों का बहुत उत्कृष्ट सहयोग रहा है, ऐसे शिक्षकों को आज यहाँ सम्मानित किया गया। ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और
इसमें करीब 110 यानी एक स्कूल से 5 और हमारा 11 प्रखंड है, 11 बजे 55, हर स्कूल से 2 यानी 110 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है ग्रुप में 55 स्कूल से। ये आरोग्य दूत हैं, इनको किस तरह की जिम्मेवारी मिली हुई है? इनको छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति और अच्छे जीवन के प्रति सजग करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इस एक ग्रुप में एडोलसेंस एज ग्रुप, उससे नीचे के ग्रुप में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, मानसिक और शारीरिक, उससे और ये उन्हें अवगत कराते हैं, उनसे बचने के उपाय उन्हें बताया जाता है। इनकी ट्रेनिंग स्टेट स्तर पर होती है और ये ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ आके शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा जैसे एनीमिया मुक्त भारत का जो अभियान है उसमें इनका काफ़ी अच्छा सहयोग है। और भी प्रोग्राम, अभी हमारे पास HPV का जो प्रोग्राम आया है, HPV में यही जो है गार्जियन को सचेत करेंगे कि क्यों ये बहुत ज़रूरी वैक्सीन 14 साल से ऊपर 15 साल से नीचे की बच्चियों को लेना आवश्यक है। कैंसर का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ यही एक वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारी से बच्चों को बचाएगा। तो ये ज़रूरी है कि यही लोग उनको अवेयर करेंगे और यही उन्हें इस बात के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके आएंगे। अभी नई कोई जिम्मेवारी अगर मिली, जिस तरह से सर बता रहे हैं, जो सर्वाइकल कैंसर है तो उनसे पीड़ित होती है, उनसे 14-15 साल की जो लड़कियां हैं उनको प्रेरित करना कि वैक्सीनेट हो जाए, ये भी जिम्मेवारी मिली है। जैसा कि सिविल सर्जन महोदय ने बताया कि हमारे 11 प्रखंडों से 55 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय से 2 शिक्षक करके हम लोगों ने 110 शिक्षकों को आज सम्मानित किया है, जिन्होंने विद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में जो है अच्छा सहयोग किया है। तो ये काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से एक ये मुहिम चलती आई है जिसका नाम है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। इसके लिए पूरी एक पाठ्यक्रम जो है मॉड्यूल NCERT के द्वारा तैयार की जाती है। उस मॉड्यूल में छात्र के अपने स्वास्थ्य को कैसे बढ़िया करना है, कैसे उनके अपने जो आपके मेंटल वेलबींग होता है या साइबर अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको ये हमारे आरोग्य दूत जो है बच्चों के बीच में उसको बच्चों को समझाते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के मेंबर्स वहाँ जाते हैं और हमारे जो आपके स्वयंसेवी संस्था है, जो NGO है C3 जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दोनों, उनके प्रतिनिधि भी जाते हैं। विद्यालय में हैंड होल्डिंग होती है, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चा जो हमारे विद्यालय से निकल कर जा रहा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्वस्थ हो तो आगे जाके वो एक समाज के लिए जो है बहुत मतलब एक उपयोगी काम कर सके और अपने आप को बेहतर कर सकते, अपने परिवार के जीवन को बेहतर कर सके। तो इसी उद्देश्य से ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये जो HPV वैक्सीन के बारे में बताया आपने, तो सिविल सर्जन साहब ने जैसे बताया कि नई मुहिम शुरू हुई है। अभी इसमें अभिभावकों का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब अभिभावकों को हम लोगों को कन्विंस करना है कि ये कैसी बीमारी है, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। बच्चियों में होती है, ये सर्विक्स का कैंसर होता है। तो हमारे जो आरोग्य दूत हैं ये हमारे फर्स्ट लाइन के जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं स्कूल में, जिनका SMC और अभिभावकों से रोजाना जो रूबरू होते हैं, उनका बातचीत होते हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ की जागरूकता फैलाने में, जिससे इस बीमारी से लड़ने में हमें मदद मिल सकती है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ही शिक्षकों को जो संबंधित जो हमारी संस्था है उन्होंने चुन किया है और वो चुनने के बाद वो 110 जो आपको उत्कृष्ट ही दिख रहे हैं। तो बाकी सभी विद्यालय में चल रहा है, लेकिन ये 110 उत्कृष्ट ही है। हाँ, पहल आप लोग की होती है स्कूल में और बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? मुख्यतः विद्यालय को भारत सरकार का एक बहुत बड़ा दूरदृष्टि इरादा रहा है। विद्यालय स्तर पर अगर स्वास्थ्य संबंधी और उनके कल्याण संबंधी कार्यक्रम लागू किए जाते हैं
तो धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते ये कक्षा 6 बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा पेश आ गया। शोभा यात्रा के समय हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से 7 लोग झुलसकर घायल हो गए। सभी घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का हाल जानने डीसी अजय नाथ झा अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर बीबी करुणामय भी मौजूद रहे। डीसी ने बताया कि घटना की जांच के आदेश बेरमो एसडीएम को दिए गए और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल सभी घायल सुरक्षित है और जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है। जो 7 पेशेंट आए हैं बहुत माइनर इंजरी है, 3 से 5-6% तक का, वो सब स्टेबल है और सभी ठीक हो जाएंगे। हाँ सब स्टेबल है, बहुत माइनर इंजरी है। कानून होता है, भीड़ के लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे ही ये घटना की स्थिति आई, इससे पहले कि हम लोगों ने एहतियातन अगर उपाय नहीं किए होते तो शायद ये घटना बड़ी हो सकती थी। तुरंत वहीं अस्पताल में इनका प्राथमिक इलाज हुआ और फिर हम लोगों ने, मैं बधाई देना चाहता हूं जिले के पुलिस एसपी को भी कि उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर जैसा बना करके सभी को तुरंत यहाँ बुलाया। हम लोग लगातार उसी इलाके में, मैं भी मौजूद था उस वक्त जब घटना घटी, तो उसी इलाके में मैं भी मौजूद था, एसपी भी थे, हमारी पूरी टीम थी। हम लोगों ने पूरी तरह से इस पर नज़र बनाए हुए था। माननीय विधायक बेरमो भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी अपने पूरी तत्परता से इन लोगों के प्रति जाकर अपना देखा किया और ये घटना ये लोग 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे और फिर ये लोग भगवान राम के मंदिर में जा करके बजरंगबली के मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे। उम्मीद हम करते हैं ठीक हो जाएंगे, पर ये इनके लिए एक सबक है। पर मैंने, कोई भी एक घटना होती है तो उसकी एक जांच होती है, एसडीएम जांच करेंगे और अखाड़ा समिति देखेंगे कि अखाड़ा समिति ने क्या नियम का पालन किया, नहीं किया, क्या किया, वो एसडीएम के ऊपर है। एसडीएम। उधर कतरास थाना क्षेत्र के भुटमुड़वा गांव में 22 वर्षीय युवक हिमांशु कुमार भट्ट की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इलाके में शोक का माहौल कायम है। परिजनों के अनुसार युवक शुक्रवार देर रात घर लौटा था, जिसके बाद अगली सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिवार को शक हुआ। सूचना मिलते ही कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद के शहीद निर्मल मातु मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वहां भेज दिया गया है। परिवार का कहना है कि हिमांशु पढ़ाई और खेलकूद में बेहतर था और जल्द नौकरी मिलने वाली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या कुछ घटना घटा था? घटना यही हुआ कि जानकारी जैसे हम लोग को मिला तो वहाँ जाके गया, सर लोग गए, उसके बाद में हम गए, पीछे से गए तो कुछ आदमी से पूछताछ से पता चला कि वो रामनवमी खेलने के लिए गए थे। खेल के आए, अपना रूम में गया और ये घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ है? यही फांसी लगा लिए थे, इसे बेडशीट से लगाया हुआ था, रूम बंद था। नाम पता चला? हाँ, नाम क्या करके था लिखा हुआ इसमें। अभी पोस्टमार्टम हो? हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। पता चला किस लिए? अभी तो कुछ नहीं पता चला। मतलब किसने, अभी जानकारी पूरा खुला जानकारी नहीं हुआ किससे क्या हुआ, नहीं। पोस्टमार्टम के बाद ही इसका रिपोर्ट पता चला। जाँच चल रहा है इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात मरांडी हुआ। गेट नहीं खुला तो लास्ट फिर देखा तो उलट फांसी लगा दिया। किस से लगाया था? आपका जो रहता है ना खिड़की का दुपट्टा पर्दा वही पर्दा। फिर कुछ दिक्कत थी क्या? ना कुछ दिक्कत नहीं। क्या गोल्ड मेडलिस्ट में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने जैसे खेल कूद में था, ठीक था, खेल कूद में ठीक था। उसको जैसे देखे हम लोग कह रही थी। उधर पश्चिम वर्धमान के अंडाल के खंडारा में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। तृणमूल उम्मीदवार कालोबरन मंडल के समर्थन में पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि अब उनकी नजर दिल्ली की सत्ता पर है और भाजपा को हटाना होगा। उन्होंने एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रघुनाथगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर उन्होंने भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही रानीगंज के भूस्खलन प्रभावित इलाके के लिए हजारों फ्लैट बनाने की बात दोहराते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की बात कही है। আপনারা জানেন বিশেষ করে রানীগঞ্জ ধসপ্রবণ এলাকা ইতিমধ্যেই প্রায় 700 কোটি টাকা খরচ করে আমরা 6000 ফ্ল্যাট তৈরি করেছি, আরও 4000 ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে।
আমি আমার মা ভাই বোনেদের কাছে অনুরোধ করব, মনে রাখবেন মানুষের জীবন সবচেয়ে দামি। একটা নয়, দুটো করে ফ্ল্যাট গভর্নমেন্ট আপনাদের দেবে যদি আপনারা শিফট করেন, এবং শিফটিংয়ের খরচাও দেবে। মোট 10 লাখ টাকা করে ধরা হয়েছে, তাতে যদি কিছু বাড়বে কোনো অসুবিধে নেই। रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग में उत्साह चरम पर है। पूरा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है और जगह जगह भक्ति और उमंग का माहौल बना हुआ है। हालांकि यहां पारंपरिक रूप से भव्य जुलूस दशमी के दिन निकाला जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन भी लोगों का उत्साह कम नहीं दिखा। शहर की सड़कों पर युवा और श्रद्धालु करतब दिखाते हुए नजर आए। वहीं जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। विभिन्न अखाड़ों द्वारा आकर्षक प्रदर्शन की झलक भी देखने को मिली है, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया। खासियत यह है कि जब पूरा हिंदुस्तान रामनवमी मनाकर सो जाता है, उसके बाद यहाँ के राम भक्त जागते हैं। यानी कि आज रामनवमी का नवमी है और यहाँ आप देख रहे होंगे लगभग 10 बजने वाला है और अब राम भक्त यहाँ जागे हैं। जो नवमी, दसवीं, एकादशी 3 दिन तक लोग सड़क पे रहेंगे। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन मिरर मीडिया में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।